जरूर करते हैं, मोरिंगा आप खिलाएं, मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड्स है, उसकी कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें बहुत सारी अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जिंक है, सेलेनियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन है ना, वो डायरेक्टली कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनाता। तो ये गलत फहमी है, यूट्यूब पे लोग देख देख कर जो है ना वो कहते हैं बस मोरिंगा खिलाओ तो आपका जो है ना बर्ड्स वो हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। और सवाल उसके साथ वो बहुत से प्रॉब्लम आएगी, एक बाउंडिंग भी आएगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपके बच्चे मरेंगे। कैल्शियम छोटा होगा, वो बैठ गई, अगर मादा हैवी हो गई तो अंडे टूटेंगे आपके। हो सकता है आप वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी ना कर रहे हो जो बच्चों को मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशन पूरी नहीं कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के, तो वो बच्चे मर जाएंगे आपके। तो ज़रूर आप इस्तेमाल करें, फिश ऑयल है, झींगा है, या जो भी प्लांट सोर्स की प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये डायरेक्टली इनका वायरस की इम्यूनिटी बनाने के, वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बनाने में कोई रोल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने जो मैं समझा हूँ, मैं थोड़ा न्यू फैंसियर्स के हिसाब से इसको थोड़ा सा आसान अल्फाजों में बता दूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने काफ़ी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी, तो शायद काफ़ी लोगों को समझ ना आए। जो आपका सवाल था विटामिन ए काम करता है पॉक्स पे कि नहीं करता, तो देखिए इस बात को कि जब बीमारी आई हुई होती है तो कोई भी मल्टीविटामिन जाके काम नहीं कर सकता उसको। तो जब बीमारी आई हुई है उसको मल्टीविटामिन काम नहीं करेगा, आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको एंटीबायोटिक देखनी होगी। तो वो किसी डॉक्टर से पूछ के बीमारी के वक्त आप दें, उसका ट्रीटमेंट करें। जो मल्टीविटामिन हैं, जैसे भाई का सवाल था मोरिंगा है या जो भी है, कोलोंजी है, ये आप नॉर्मल रूटीन में दे सकते हैं। मोरिंगा तो सुपर मल्टीविटामिन सुपर फूड कहते हैं उसे, तो नॉर्मल सिनेरियो में दे सकते हैं। लेकिन जब बीमारी आती है तो उसको मोरिंगा देने में कोई फायदा नहीं, विटामिन ए देने का उसमें कोई फायदा नहीं, पहले उसका ट्रीटमेंट करें। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब बीमारी आई हुई होती है तो हमारे बर्ड जो मरते हैं वो बीमारी से तो मरते ही हैं, लेकिन भूख से भी बहुत मरते हैं। तो यहाँ पे जितने मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबको हैंड फीड करवानी आनी चाहिए, ठीक है। हैंड फीड पे फोकस करें, क्योंकि जब बर्ड बीमार होता है तो वो खा नहीं पाता, जब वो खा नहीं पाता तो उसके अंदर एनर्जी नहीं होती। तो बहुत सारे बर्ड शायद बच सकते हैं आप अगर उसको हैंड फीड करवा दें। उसके पोटे तक अगर आप कुछ डाल देंगे हैंड फीड जो आती है, तो वो थोड़ा उसके अंदर इम्यूनिटी शायद बन जाए, ताकत आ जाए बचने की, तो फिर वो आगे एंटीबायोटिक पे भी वर्क कर सकता है। लेकिन उसकी एनर्जी इतनी वीक हो जाएगी, आप वो खाना खा ही नहीं रहा होगा, सिर्फ एंटीबायोटिक जाके कोई उसको एनर्जी नहीं देगी। कि आपने बताया 3-4 वीडियो डाली थी टिंचर आयोडीन के बारे में, वो भी इस्तेमाल करवा रहा हूँ। और उसके अलावा ना आंखों में पानी आना शुरू हो गया, और किसी के ना दाने से बंद में तो उस पर भी आंखों में ध्यान है, टिंचर आयोडीन लगा रहा हूँ। उसके पास टिंचर है, वो दाने निकलते हैं बॉक्स में जो रेड बहुत किस्म के होते हैं, उससे बेहतर हुआ उसे टिंचर आयोडीन लगाने से ना आंख में नहीं, ऊपर की तरफ ना, आंख के अंदर ही बात है, अंदर ऊपर की अभी ये YouTube पे भी डालेंगे, सारा कुछ बताया मैंने पूरा डिटेल में अली भाई ने, और इस पर डल रहा है बूम चैनल पे। अच्छा, बॉक्स के हवाले से 3-4 सवाल कोशिश करें, इसके अलावा भी आप अगर कोई सवाल हो तो उसको भी एंटरटेन किया जाए। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, ये बहुत बुरी बीमारी है, आप पर्सनली भी इनका नंबर ले सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं बाद में। बाकी इसके अलावा और कोई और मजीद से सवाल है, मैं इतना कहना चाहूँगा अगर दाना हो तो दाने को छील के बहुत ही एयरबड्स जो होता है उससे हल्का सा टच करना है। अगर टिंचर आयोडीन आंखों में चली गई तो आंखों के आगे एक जाला आ जाता है, वो फिर मसले वाली बात होगी। आप क्योर करने के बजाय और परिंदे को बुराई में डाल देंगे, इससे आपने बचना है, ठीक है ना। बिल्कुल कोई काम ना हो आपके पास पेंडिंग के अंदर, सब कामों से फारिग हो के फिर आपने आंखों को एड्रेस करना है। एक ये होम्योपैथी की मेडिसिन है, इसकी भी इस्तेमाल करवाई है, इससे बताया था 1 लीटर पानी का 20 आपको फर्क पड़ा? कभी फिलहाल आज ही इस्तेमाल करवाई है, सब फर्क देगा और आपके अंदर पानी आना शुरू हो गया। आप इसके ऊपर केस स्टडी करें, रोज की बुनियाद पे तस्वीर खींचें, अगर इस दवाई से फर्क पड़ता है तो जरूर बताएं। इसके ऊपर हम लोग फिर इंशाल्लाह ताला इसको फिर और नॉर्मल लोगों की प्रैक्टिसेस में लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? यस गो अहेड, क्वेश्चंस प्लीज? यस गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवार अहमद है। मेरे पोटेशियम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। पहला ये कि पेल और डेल्यूज में क्या डिफरेंसेस है। दूसरा ये है कि अगर एक पेल फेलो अपलाइन है
जो कि विजुअली आप माइंड कीजिए, एक क्वेश्चन करें उसके बाद जब ये क्वेश्चन खत्म हो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अपने क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए। पेल और डाइल्यूट में क्या डिफरेंसेस है? ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए फरहान साहब को मैं रेफर कर रहा हूँ, फरहान साहब कुछ बेहतर बता देंगे। सबसे पहले तो ये कि पेल में और डाइल्यूट में सबसे पहले मोड ऑफ इनहेरिटेंस का फर्क है। पेल जो है वो सेक्सुअल म्यूटेशन है और जो डाइल्यूट है वो रिसेसिव है। पेल के अंदर जो परसेंटेज रिडक्शन होती है वो कम होती है, डाइल्यूट के अंदर ज़्यादा होती है। पेल के फ्लैट फेदर में और डाइल्यूट के फ्लैट फेदर में थोड़ा सा फर्क होता है। उसके अलावा जो है मेन फर्क ये होता है, उसके सबसे पहली जो हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन रहा है 2 साल पहले 3 साल पहले, हम जिस बर्ड को पेल समझते थे वो बर्ड पेल नहीं निकला, वो बर्ड कुछ और निकला जो कि पिंक फीट वाला होता था। वो खैर एक अलग वो मुझे। और ये सवाल एक तो जेनोटाइप का इसका था मेरा, और दूसरा ये कि पेल फेलो ऑफलाइन बर्ड जो है विजुअली जो हमारा वो ऑफलाइन भी है और पेल फेलो भी है। तो अगर हमें एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है यूज़ करने का कि रोटेशन, एक ऑप्शन जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो रिसेसिव या स्टैटिक या डोमिनेंट। अब ये हमें पता है कि ये रिसेसिव बर्ड भी है और ये जो स्टैटिक बर्ड भी है। हमारे पास ऑप्शन एक है, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? अच्छा, ये एप्लीकेशन समीर भाई यूज़ करते हैं ना। देखिए जी, हम लोग उस एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे जिसको BBA ने रिकग्नाइज किया हुआ होगा, क्योंकि हम एक सोसाइटी को फॉलो करते हैं। उसकी सोसाइटी की अगर इंडोर्समेंट होगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। माय बर्ड मुझे नहीं लगता किसी भी सोसाइटी से इंडोर्स है, नंबर 1। नंबर 2, जीनोटाइप फिनोटाइप है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी फिजिकली बर्ड कैसा लगता है, जीनोटाइप या किसका स्प्लिट है, वो जेनेटिकली किस तरह का उसका मेकअप है, ये चीज़ें होती हैं। और तीसरा सवाल अगर आप कुछ कर बाकी अगर आपने जो उसमें ऑप्शन भी तो वो समीर भाई को मैं रेफर करो, समीर भाई उसका जवाब दे देंगे। अच्छा देखिए, जो भाई आपका सवाल है कि उस एप्लीकेशन में पहले तो ये है कि हम पर्पस क्या है, उसको यूज़ किस लिए कर रहे हैं वो एप्लीकेशन को। वो हम एप्लीकेशन सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग की तरफ कर रहे हैं कि हम फिजिकल पेपर की जगह हम उसको डिजिटलाइज कर दें, इजी हो जाए। ठीक है, उसमें जो आप डाटा एंटर कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकली जो बर्ड आपको नज़र आ रहा है वो पारब्लू ऑफलाइन है। ठीक है, अब वो आप डिटेल में जा रहे हो कि वो अगर पारब्लू है तो वो रिसेसिव है। ठीक है, या दूसरी म्यूटेशन पे टच कर जाता है, लेकिन ऑफलाइन है तो सेक्सलिंग जा रही है उसकी, ऑफलाइन जीन सेक्सलिंग है, तो मैं वहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँ? ठीक है, ये जेनेटिक कैलकुलेटर नहीं है जो आपको वो ऐप उसके रिजल्ट देगा। तो उसमें आप कुछ अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको सेक्सलिंग लगा दें या उसको रिसेसिव, अगर आप रिसेसिव वाले पे काम कर रहे हैं, उस बर्ड से आपका आउटकम लेने का क्या मकसद है? आगे ऑफलाइन लेने हैं तो सेक्सलिंग पर क्लिक कर दें, आपको इन्फॉर्मेशन तो है ही ना, वो तो सिर्फ एक रिकॉर्ड कीपिंग है। अगर जेनेटिक कैलकुलेटर से रिलेटेड सवाल होता कि यार मैं इधर क्या सिलेक्ट करूं, उधर क्या सिलेक्ट करूं, इसका आउटकम क्या आएगा, तो माय बर्ड्स में ये आउटकम नहीं आएगा। तो वो आप अपनी निशानी के लिए उसमें कुछ भी डाल दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सलमान नाम है मेरा। जितने भी फ्रेंचाइज हैं, चाहे जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि अल्बाइनो या क्रिमिनो उनका सर्वाइवल रेशियो बहुत कम है। तो क्या आपका क्या इशू है? आप नहीं, यही सेम इशू है कि सर्वाइवल रेशियो कम है। तो क्या वजह हो सकती है, किस तरह इसको मेंटेन किया जा सकता है? क्रिमिनो और अल्बाइनो रेड आई, अल्बाइनो रेड आई, ये दोनों जो है ना इनोजीन की फैमिली है, इनोजीन के अंदर फॉलो करती हैं। यूजली जो लेपर्ड है वो 3 कैटेगरीज के अंदर, टोटल लेपर्ड की फिशरी की फैमिली और पर्सनाटास की फैमिली 3 चीज़ों के अंदर होती है। उसकी नंबर 1 जो होता है, एक नॉर्मल लाइन होती है उसकी जो ब्लैक आई बर्ड होता है, एक फेलो लाइन होती है और एक इनो लाइन होती है। आप बात करें इनो लाइन की, इनो लाइन और फेलो लाइन ये कंसिडर किया जा रहा है अभी भी कि ये एक वीक लाइन है, और ऑल्दो हो सकती है वीक लाइन, क्योंकि जिस तरह से आज से 6 साल पहले मुझे याद है कि मैंने जब पहला एल्बिनो का जोड़ा लिया था तो बर्ड्स उसके बच्चे जो ना मरे थे, उसके बाद उसका सेकंड क्लच बड़ा ज़बरदस्त आया था। तो ये कहने की बात होती है वीक होती है। अब बात कर लेते हैं कि वजह क्या है। वजह मैं जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया, इन ब्रीडिंग। आप जिससे ले रहे हैं, उसने जिससे लिया था, उससे पहले जिसके पास था, किसी को भी फिजिकली बर्ड का पता ही नहीं चलता। वो लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलोनी के अंदर बर्ड्स छोड़ देते हैं। अब कॉलोनी के अंदर आपने भाई बहन उठा लिया, चाचा मामी उठा ली, आप जो है कहीं ना कहीं जो है ना फैमिली को लिंक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन ब्रीडिंग होती है। इसका सबसे बड़ा जो ताल्लुक है ना वो इन ब्रीडिंग की वजह से होता है। और थोड़ा सा बर्ड ना नो डाउट सेंसिटिव भी होता है, लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत है कि धूप में रखें उसको नजर नहीं आता, ऐसी बातें नहीं, सारी मिथ्स है। नंबर 2, आपने अब इसका तरीका बता दो कि इस चीज से बाहर कैसे आना है।
हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए, सिनेरियो तो है, अब इस सिनेरियो को इम्प्रूवमेंट की तरफ कैसे लेके जाना है। वो ऐसे कि आपने एक बर्ड इन साहब से लिया, अब दूसरा बर्ड आप उस साहब से ले जिनका दूर दूर तक इनसे कोई ताल्लुक ना हो। इस तरह से आप अपनी लाइंस को आउट क्रॉस करते रहेंगे। बेहतरीन तरीका ये है कि मेल्स अगर आपके पास है, फीमेल्स आप बाहर में किसी और बंदे से ले, एक फीमेल किसी और से ले, दूसरी फीमेल किसी और से ले। जैसे जैसे आप आहिस्ते आहिस्ते लाइंस को आउट क्रॉस करने लग जाएंगे, आपके पास बेहतर आने लग जाएगा। और इसी तरह आप अगर चिक्स किसी को सेल भी करते हैं तो पेयर नंबर 1 से मेल करें, पेयर नंबर 2 से फीमेल करें। और एक ही डब्बे के माँ बाप के बच्चे जो है ना, वो आपने सेल नहीं करना, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी करती है फॉलो। अगर आज आप अपने ऊपर काम करेंगे और आपकी ये कोशिश है कि दूसरा बंदा जिसको मैं पेड़ दे रहा हूँ उसके पास भी सर्वाइवल रेट अच्छा आए, तो ये आपसे शुरुआत होगी। ये सब आप लोग शुरुआत करेंगे। मैं तो काफ़ी पहले से कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें देख चुका हूँ, वाकई में सर्वाइवल रेट कम होता है। और अली ये बताओ कि स्प्लिट प्रोड्यूस करें ताकि ये अपग्रेड हो ये वैसे ही बात तो अच्छी है। आज से 4 साल पहले अगर स्प्लिट प्रोड्यूस करके काम किया जाता तो बहुत ज़बरदस्त बात थी, लेकिन अब इतना डायनामिक इन्वायरमेंट है, मैं तो कहता हूँ दौड़ नहीं लगी, लेकिन हकीकत में दौड़ लगी हुई है। झूठ नहीं बोलूँगा, हकीकत में दौड़ लगी हुई है। मैं किसी तरह मैं टॉप पे आ जाऊँ, लेकिन होता क्या है, हम आपको उसमें आपने बहुत सारे लोगों ने पार्बलो स्प्लिट इनो में एल्बिनो से लगाया हुआ होगा, उसमें से जो भी पेस्टल बर्ड है, ब्लैक आई बर्ड है, आप उसको रोकें, वो बेहतरीन बर्ड है। लोग उस बर्ड को ज़ाया कर रहे हैं, 500, 800, 1000, 500, 800, 1000 रुपए में दे रहे हैं। वो बड़ा कीमती बर्ड है। आप मेरे पास आके देखें, मैंने अभी भी उस बर्ड को स्प्लिट से स्प्लिट भी लगाया। मैंने कहा इसमें से एक भी एल्बिनो रेड आई आ जाएगा मेरे पास, अगर तो आ गया तो वो मेरे बड़े काम का है, वो अच्छी लाइन का बर्ड हो जाएगा। 100%। पार्बलो स्प्लिट इनो के साथ जो भी एल्बिनो लगाएं, जो भी ऑल फॉल जो है बच्चे, ऑल फॉल से मुराद जिनको आप सस्ता बेच रहे हैं, जिन उनकी वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत सस्ता बेच रहे हैं, उन बर्ड्स को साइड पे करते हैं। इस तरह से स्प्लिट को लगाएं या स्प्लिट से विजुअल को लगाएं, आपकी लाइन ग्रेजुअली इंप्रूव होती रहेगी। एनी मोर क्वेश्चन? मोर क्वेश्चन? समीर भी इस पर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? अच्छा, जो अभी सवाल चल रहा था उस पर मैं ये चीज़ ऐड ऑन करूंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्प्लिट्स बनाएं, तो किसी भी अपने बर्ड की आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी होती है, वो भले फैदर स्ट्रक्चर हो, वो ब्लड लाइन हो, तो उसका सीक्रेट आंसर है वाइल्ड टाइप। आप वापस से वाइल्ड टाइप की तरफ जाते हो, ठीक है। जितने बड़े बड़े फैंसियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर से बर्ड इंपोर्ट कर रहे हैं वाइल्ड टाइप, महंगा, और अपने बड़े महंगे बर्ड्स की जो ब्लड लाइन है, उसके फैदर्स हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। एल्बिनो रेड आई का भी सोल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा आपको बैक ले जाता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब आप उसको वाइल्ड टाइप अगर ग्रीन फिशर से मेड करवाएं और जो उसके स्प्लिट्स बनेंगे, फिर उन स्प्लिट्स को वापस से पहले एल्बिनो रेड आई के साथ करके अगर आप अपने वापस से प्रोड्यूस करवाते हैं, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन आप अपने पास प्रोड्यूस करवा सकते हो। 2 साल पीछे चले जाओगे, लेकिन अगर कंपेयर करोगे ना, लोगों ने यहाँ 50-50 जोड़े भी एल्बिनो के लेके लगाए, और उन लोगों से लेके लगाए जो अपनी ब्लड लाइन को क्लेम करते हैं कि यार 7-7, 8-8 बच्चों की लाइन है, ठीक है। लेकिन फिर हमारे पास फोन आ रहे होते हैं यार 50 जोड़े में से मैं 10 बच्चे भी नहीं सर्वाइव कर पाया पूरे सीजन में, ऐसे, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन वाइल्ड टाइप की तरफ जाएं। 2 साल पीछे होंगे, लेकिन 2 साल के बाद आपके पास कम से कम 200-250 बच्चा तो होगा एल्बिनो का, और वो ग्रीन फिशर या एल्बिनो से ही निकल रहे होंगे। और जब ब्लड लाइन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद आप टेस्ट के लिए फिर आप वापस से रेड टू रेड लगा लें, वो बड़े अच्छे होंगे। दूसरा, ये सब करने के लिए एक की है कि आपने उसको मैनेजमेंट भी करनी है, क्योंकि जब आपके पास ग्रीन फिशर्स निकलेंगे सारे एक जैसे दिखते होंगे, तो आपको नहीं पता होगा कि इस वाले से निकले थे उस वाले से निकले होंगे। तो रिंग के ऊपर फोकस करें, अपने बर्ड्स को रिंग डालें। यहाँ जितना एल्बिनो बिकता है, दूसरे बर्ड्स बिकते हैं, सारे विदाउट रिंग्स बिक रहे होते हैं। उसके पीछे से पैडिग्री नहीं पता होती, ब्रीडर को खुद नहीं पता होती। 3 जोड़े ने बच्चे दिए, सबके एल्बिनो एक पिंजरे में डाल दिए, उसके बाद आप निकाल के दिखा दो कि कौन किसके पेरेंट्स थे, कुछ नहीं था। तो रिंग मैनेजमेंट की तरफ जाएं। जिससे बर्ड ले रहे हो तो उसको बोले यार जिसके पाँव पे रिंग डला हुआ है मैं वो बर्ड लूंगा, भले ग्रीन फिशर ले रहे हो। अली भाई ने तो मेरे ख्याल से अपने पोस्टर बर्ड्स को भी लगाए हुए रिंग, ठीक है। इसीलिए मतलब रोजी कोहली को रिंग्स इसीलिए लगाए हुए यार इसमें भी इनब्रीडिंग ना हो, क्योंकि वो भी है तो जानदार ही ना, हर चीज को पैसे से नहीं तोला जा सकता कि वो सस्ता बर्ड है तो मैं उसको सस्ते वाले मल्टीविटामिन दूं या उसको मैं रिंग ही ना दूं। ऐसे ट्रीट करें तो सबको इक्वली ट्रीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ब्रीडिंग एवरेज चिक्स कहते हैं ना, एक बॉक्स के अंदर कितने चिक्स हैं, मैं इस बात को टोटली डिनाई करता हूँ। 7, 8, 9 का एवरेज है। जो बंदा ये कहता है मेरे नज़दीक बहुत बड़ा झूठा आदमी है। मेरे पास पिछले साल 3.5 बच्चों का एवरेज आया,
पर क्लच, कोई झूठी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ मेरे पास 3.5 चिक्स का एवरेज आया पूरे शेड के अंदर, कोई छोटी बात नहीं है। और रियलिस्टिकली अगर आप देखें ना, रियल सिनेरियो के अंदर यही आता है, ज्यादा से ज्यादा 4 चिक्स का एवरेज आ जाएगा, 8-9 चिक्स का एवरेज। हाँ, एक पेयर हो सकता है, वो बहुत ही चीता पेयर हो, वो अच्छा पाल ले बच्चा। और पेयर्स नहीं पालते, कुछ पेयर्स खराब होते हैं, कुछ पेयर्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, बच्चे को फीड नहीं कराते, बच्चा मर जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो एवरेज जो है अगर आपका 4 तक है, या 3 से ऊपर है और 4 के नीचे, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले ली आपने ब्रीडिंग की। दूसरे को देख के जलन नस्ल का शिकार नहीं होगा, यार इसके पास इतनी ब्रीड आ गई। देखें, अल्लाह ने जितना देना है आपको मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों ने अपनी तरफ से मेहनत करनी है। अब चिक सर्वाइव हो ना हो वो अल्लाह की मर्जी है, हमने अपनी लेकिन पूरी एफर्ट्स करनी है। और दूसरे को देख के ना अपना बेंचमार्क वो सेट नहीं करना है, आप लोगों ने अपनी डायरेक्शन सीधी रखनी है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, ना कि दूसरे को देख के उसने ये किया मैं भी ये लगा दूँ, मैं भी ये लगा दूँ। एक बहुत जबरदस्त बात जो आंखों की इतनी सारी बातें हो रही है, एक बेसिक रेमेडी है यार, समंदरी नमक क्यों लगा रहे हो ह्यूमिडिटी के सीजन में? कितने लोग हैं जिन्होंने ह्यूमिडिटी के सीजन में लगाया हुआ समंदरी नमक? एक दफा अपनी आंख तो रगड़े आप उस पर, फिर देखिए क्या हाल होता है। तूता तो रगड़ता है हर जगह पे, तूता तो रगड़ता। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, सिंपल आपके पानी से वॉश करते हैं उसकी आंख सही हो जाएगी। काफी सारे ऐसे मसले मसाइल आते हैं। तो वैसे तो मैं यूज नहीं करता, मैं ग्रिड का यूज करता हूँ, लेकिन समुद्री नमक भी जो यूज करें बुरी चीज नहीं है। लेकिन जब हाई ह्यूमिडिटी होती है, यानी हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होता है, वो नमक जो है मेल्ट होने लगता है। वो नमक मेल्ट हुआ अगर तोते की आंख पे लगते हो, पूरा दिन में खुजाता है तो उसकी आंख सूजी भी होती है। आप समझते कोई वायरस आ गया है, कोई बीमारी आ गई है शेड के अंदर, ऐसा नहीं होता। काफी सारी चीजें सिंपल सोल्यूशन से भी हल हो जाती है। हर बीमारी का सोल्यूशन दवाई नहीं होती। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मुझे नहीं पता ये सवाल हुआ है कि नहीं हुआ। मैं इम्पोर्टेंट जो वर्ड मार्केट में आ रहे हैं और चल रहे हैं, उस हवाले से मैंने चीज़ करनी थी कि क्या हमें वो देखना चाहिए, क्योंकि हम नए ब्रीडर्स हैं और नए इन्वेस्टर्स हैं, तो हमने उसके लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ पे वन बाय वन करिए, ये वाला आपके सवाल का जवाब दे दूं मैं। पहले आपने मुझसे ये पूछा कि आपको वहां से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप सर कहीं से भी ले लें, हम यहाँ पे बैठे हैं बर्ड का स्टैंडर्ड बताने के लिए, हम ये नहीं बताने के लिए बैठे कि आप इससे लें इससे नहीं लें। सारे हमारे भाई हैं, आप कहीं से भी ले लें। हम बर्ड्स की बेसिक बता रहे हैं, आपको अच्छे बुरे में तमीज़ करा रहे हैं। डिसीजन लेना आपका काम है, आप मुझसे लें, इनसे लें, इनसे लें, इनसे लें, इम्पोर्टर से लें, हमारी किसी से जंग नहीं है। हम यहाँ पे बर्ड का स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए बैठे हुए, बर्ड का स्टैंडर्ड रीड करें, बर्ड को रीड करें जहाँ से समझ में आता है। सबके बर्ड अच्छे, कोई बर्ड बुरा नहीं होता, बस कुछ बर्ड कम अच्छे होते हैं, कुछ बर्ड ज़्यादा अच्छे होते हैं। सवाल ये था कि अगर मैंने कोई एक पेड़ लगाया है और उसकी मादी नर को मार रही है, करीब नहीं आने दे रही, ये उसका क्या तरीका? एज में ज़्यादा होगी मादी, डेफिनेटली एज में ज़्यादा होगी, किसी भी मरो करीब नहीं आने दे रही हो। ऐसा ही होता है, एज में जब ज़्यादा होती है मादी तो ऐसे प्रॉब्लम करती है। डिटेल ये आपको तैयब खान साहब बताएंगे इसके बारे में। देखिए, इससे पहले जो है आपने अगर उसको फ्लाइंग केज के अंदर छोड़ा हुआ होगा तो फीमेल का ऐसा होता है कि फीमेल किसी और मेल से जो है वो लगी हुई होती है। इसका बेहतरीन हल आपके पास ये कि आप फीमेल को जो है पहले सेपरेट कर दें 10-15 दिन के लिए, उसके बाद जो है आप फीमेल को उस मेल को दें जो आपने पहले से सिंगल रखा और वो अपनी जगह के ऊपर डोमिनेंट हो, ताकि फीमेल वहाँ पे जाके उसको मारे नहीं। तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि परिंदा उसको नजर ना आए, या फिर बिल्कुल सेपरेट, या केजेस के साथ ही? देखिए, अगर आप बिल्कुल उसको सेपरेट कर सकते हैं, अगर उसको बर्ड कोई दूसरा अंदर नजर नहीं आया तो वो और बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बस वो सेपरेट हो उसके अंदर। तो आप उसके बाद जब उसको मेल के अंदर डालेंगे, मेल पे जब मेल के बॉक्स में देंगे तो वो बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल ब्रीड करेगी उसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको अगर बाद में लेने को खींच रहे हो तो आप मुझे जानकार है। जी, सवाल ये था कि मल्टीविटामिन वगैरह जो हम देते हैं और ये D3 वगैरह, इसकी रेकमेंड डोज कितनी
कितनी होती है पर डे वगैरह? पहला सवाल, आप मल्टीविटामिन देते क्यों? मेरा आपसे भी एक सवाल है, काइंडली आप बताएंगे आप देते क्यों हैं? पहला सवाल, व्हाई डू यू फील नीड ऑफ गिविंग मल्टीविटामिन? मतलब उसकी मतलब रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट, डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जो कि सीड्स बेस के ऊपर पूरी नहीं होती। बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत पसंद आया। अब बताएं क्या सवाल है आपका? उसकी मतलब डेली डोज कितनी होनी चाहिए, रिकमेंड कितनी है? एक तो ये है, और दूसरा ये ह्यूमन मेडिसिन वगैरह जो चल रही है आजकल, लोग बताते हैं कि आपकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है। आप अगर ह्यूमन मेडिसिन में, जैसे देखिए सबसे सस्ती ह्यूमन मेडिसिन है, उसके बाद पोल्ट्री की मेडिसिन है, उसके बाद डेजिग्नेटेड मेडिसिन भी सप्लीमेंट्स हैं जो कि बने ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड लव बर्ड्स के लिए है या कॉकटेल्स के लिए। आपको पता है हैंड फीड तक इतनी डिफरेंट होती है। कनेरी कह रहा हूँ, सॉरी, जो बजरी जो होती है उनकी हैंड फीड अलग होती है, लव बर्ड्स की हैंड फीड अलग होती है। क्यों होती है? उनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। तो बेहतर है कि अगर आप बर्ड से रिलेटेड अगर कोई करे, जैसे बर्सिलागा है और मेटाफार्म की है और नेक्टोन वगैरह वाले भी हैं, काफ़ी सारे हैं। किसी की प्रमोशन के लिए हम लोग नहीं आए, लेकिन वाकई में इनकी 10-10, 15-15 साल की रिसर्चेज हैं। इन्होंने ऐसी ज़ाया नहीं करे 15 साल, तो इनको फॉलो अगर आप कर सकते हो तो इनको करें। और उसके पीछे अब देखिए, मैं आपको एक बीट जम ऑयल का बताता हूँ। अब एक बीट जम ऑयल है मेटाफार्म का, एक बीट जम ऑयल है वर्सिलागा का। वर्सिलागा का 5 ml डलता है उसमें 1 किलो दाने में। अब उसकी जगह ब्रीडिंग एड ऑयल है वो मेटाफार्म का, वो 20 ml डलता है 1 लीटर में। तो ये कॉम्पोजिशन और जिस तरह से देना उस कंपनी की रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि उसके बॉक्स के पीछे लिखा हुआ होता है। कितनी देनी चाहिए, जो आप दे रहे हैं उसके पीछे जो लिखा है आप उसको फॉलो करें। आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई और चीज़ दे रहा हूँ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल अलग है। आप जो दे रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। मैं 1 लीटर में 10 ml डाल रहा हूँ, आपको 1 लीटर में 1 ml डालनी चाहिए। जो बॉक्स है उसके पीछे पड़े, वो क्या लिखा है, क्योंकि उस पर डॉक्टर्स का पूरा पैनल बैठा होता है। उसके जो पीछे लिखा हुआ होता है ना, वो अपने एक एक वर्ड को ओन कर रहे होते हैं। तो आप उनसे पूछें, और अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें नीचे एक ईमेल एड्रेस लिखा होता है, काइंडली आप उनको ईमेल करें। वो बर्ड के बॉडी वेट के हिसाब से आपके बर्ड के साइज वगैरह को जिस इन्वायरमेंट में रखा है वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे। अगर आप जनरल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, अब आ जाते हैं, ये तो बुकिश नॉलेज है। अब जनरल प्रैक्टिस के ऊपर आ जाते हैं, क्या देना चाह रहे हैं भाई, कौन से बर्ड है? सिंपल, जैसे हम कैल्सीलेक्स वगैरह दे रहे हैं, कैल्सीलेक्स है ओमनीवेट, फर्टीवेट, ठीक है। ये हम पूरा सीजन देते हैं या जो है सिर्फ जब तक वो मतलब एग लेना करते हैं जब तक देना है? देखिए मल्टीविटामिन तो हम इंसान भी रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, लेकिन मैं वो बता सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। अगर दूसरा इससे कर रहा है, मैं दूसरे को गलत भी नहीं कह सकता, ये वो चीज़ है। ये भी कर रहे हैं सही कर रहे होंगे, ये भी कर रहे हैं सही कर रहे होंगे। आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, लेकिन मैं किसी को गलत इसमें नहीं कह सकता। जो भी हर किसी का अपना पर्सनल तरीका है, वो जिस तरह से देना चाहे। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? हाँ, आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? बता दिया। देखिए, ब्रीडिंग सीजन से पहले ब्रीडिंग सीजन की तैयारी करता हूँ मैं। पूरे साल में मल्टीविटामिन कैल्शियम कम से कम देता हूँ। मैं ग्लूकोज का इस्तेमाल करता हूँ। ग्लूकोज क्या होता है, जैसे कि अभी भाई पसीने से लथपथ हो रहे हैं, इस वक्त जो है इनकी हार्ट बीट भी तेज होगी। इनको क्या चाहिए, इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, ठंडक की जरूरत है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। मैं इलेक्ट्रोलाइट देता हूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी में देता हूँ। 2 दिन दे दिया, 1 दिन गैप छोड़ दिया, 3 दिन दे दिया, 2 दिन गैप छोड़ दिया। रेगुलर बेसिस पे नहीं देता। आफ्टर ऑल केमिकल है, मैं जरा अवॉइड करता हूँ। नंबर 2, ब्रीडिंग सीजन से पहले 7 दिन या 8 दिन सबसे पहले मल्टीविटामिन लगाता हूँ रेगुलर। उसके बाद 1 दिन का गैप दे दिया। जो भी संडेज आएंगे बीच में, उसमें सेब का सिरका दूंगा। सेब का सिरका ऑल द ईयर में 1 लीटर पानी में 2 ml डाल के देता हूँ, सिर्फ संडे का दिन फिक्स कर ले। संडे के दिन सेब का सिरका देना, पेट के कीड़े भी काफी हद तक कम हो जाते हैं और बर्ड के अंदर जो है ना नेचुरली जो है ना वो डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, बहुत अच्छा। और 7 दिन दे दिया आपने मल्टीविटामिन, 1 दिन का गैप दे दिया। बीच में जो संडे आया आपने सेब का सिरका दे दिया। उसके बाद 7 दिन कैल्शियम देना है आपने, बस कहानी खत्म यहाँ पे। फिर उसके बाद इंडिविजुअली बर्ड को आपने पॉइंट आउट करना है। बहुत सारे लोग जैतून का तेल देते हैं दाने में मिला के, आप दे सकते हैं। फिश ऑयल देते हैं, मैं नहीं फिश ऑयल का रिकमेंड करता। आपको अगर फायदा मिलता है फिश ऑयल दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं करता। मैं जो बर्ड्स के लिए है, जो भी ब्रीड से रिलेटेड एड ऑयल है जिसमें विटामिन ई के डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, मैं उनको यूज करता हूँ। वो किस तरह से यूज करता हूँ, जब तक मादी का दूसरा अंडा ना आए उसके बाद बंद। हफ्ते में मैं संडे के दिन सेब का सिरका, मंडे के दिन कुछ भी नहीं, ट्यूसडे के दिन मल्टीविटामिन, वेडनेसडे के दिन कुछ भी नहीं, थर्सडे के दिन मैं कैल्शियम देता हूँ, फ्राइडे के दिन कुछ भी नहीं, सैटरडे के दिन मैं प्रोबायोटिक्स देता हूँ। प्रोबायोटिक्स कब देता हूँ,
जब चिक्स आए स्टार्टिंग में, जब चिक्स बड़े होने लग जाए तो रोज थोड़ा थोड़ा सा प्रोबायोटिक्स उस पेड़ को दें जिस पेड़ के बच्चे हैं। बिना प्रोबायोटिक्स देने का भी कुछ नहीं। ब्रीडिंग सीजन के बाद अगर दवाई बच गई है तो थोड़ा सा कंटिन्यू करें, अदरवाइज उस मेडिसिन को, सप्लीमेंट को आपने डिस्कार्ड करना है। ये नहीं करना बचा तो फ्रिज में डालकर चल जाएगी, नहीं जी, उसमें खराब होना है। आप यकीन माने, मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े डब्बे मंगा के जाया किया, उसका कलर ही चेंज हो जाता है। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। दवा कोशिश करें नेचुरल सप्लीमेंट में बर्ड को रखें। बर्ड, आपको एक बात बताओ, कोई भी दुनिया की ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला नहीं है जो बर्ड को ब्रीड करा सके अगर बर्ड सेहतमंद ना हो। आप एक इतने से पिंजरे में बंद कर दें और उसमें डब्बा लगा दें। मैं एक दफा लालू खेत में, मैं खुद इस चीज का फिटनेस हूँ, इतना सा पिंजरा था, इतना सा, 1 फीट भी नहीं होगा, आधा फीट का होगा। वो जो कैरी उसमें उस बंदे ने बॉक्स लगाया, उसमें अंडे दिए और मादी सेक रही अंडे। बर्ड का हेल्दी होना मैटर करता है। दवाइयों की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता अपना जहन हटाएं, बर्ड को हेल्दी लाइफस्टाइल दें, हेल्दी रखें, सब्जियां दें उनको, नेचुरल वेजिटेबल्स दें, नेचुरल ग़िज़ाइयत पे रखें, बर्ड हेल्दी होगा। ये तो एडिशनल आप सप्लीमेंट जैसे आपने बताया न्यूट्रिशनल वैल्यूज को आप पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन बर्ड को हेल्दी रखें। आप यकीन माने किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बर्ड ब्रीड करेगा। D3 की अलबत्ता कमी होती है जो आप जिन लोगों ने इंडोर रखे हुए। अब अक्सर जो है कराची का ट्रेंड अलग है, पंजाब का अलग है, कोयटा का अलग है, लेकिन उधर की जरूरत है। ये अल्लाह ताला ने कराची को कुदरती ब्रूडर बनाया हुआ है। आपको पता है साल के आप 12 नहीं तो 9 महीने तो आप ब्रीड लेते हैं, मुस्तकिल ब्रीड ले सकते हैं। आप मुस्तकिल ब्रीड ले सकते हैं अपने परिंदे से, क्योंकि अल्लाह ताला ने कराची का वेदर ऐसा बनाया है। जो एक्सट्रीम वेदर के झटके आते हैं, हाँ, उसमें अगर आपकी मादी डब्बे में है खतरा है, अदरवाइज आप ब्रीड पूरे साल ले सकते हैं, 9 महीने ले सकते हैं। तो वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं उनके शेड्स ऐसे उसमें सनलाइट आ रही है, D3 की भी डेफिशिएंसी इतनी नहीं होती, और आपको मल्टीविटामिन की डोजेज जो है, तीसरा क्लच जो होता है ना, उस पर हो सकता है जाके पड़े, क्योंकि हम जिस तरह से अंडे तनातन घेर रहे होते हैं, इधर अंडे डाले, इधर अंडे डाले, इधर अंडे डाले, नेचुरल तरीके से जब हम बर्ड को हटाएंगे हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। बस ये रहा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अली भाई फैसल नाम है मेरा सवाल जो है आम लोगों के लिए है, जो हम लोग जो बर्ड का शौक लेके मार्केट में आते हैं, उन लोगों के साथ हो ही रहा है कि जब वो मार्केट में आते हैं तो उनके साथ इतना धोखा होता है। यानी वो बंदा जिसको म्यूटेशन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, अभी इन चीज़ों से उसका कोई वास्ता ही नहीं है, वो बेचारा लोटिनो और अल्बिनो वाइट ब्लैक आइज वगैरह का शौक लेके मार्केट में आता है, लेकिन मार्केट में इतना धोखा उसके साथ होता है, इस कदर का धोखा है। तो मतलब एक आम बंदा, एक गरीब बंदा जो शौक लेके आता है, मेरे 2-3 दोस्त बैठे हैं, बिल्कुल न्यू कमर है वो, तो वो ये बोलते हैं कि यार क्या किस तरीके से अवेयरनेस पैदा की जाए कि वो बंदा जब मार्केट में आके बर्ड परचेज करता है उसको पता हो कि यार ये बर्ड में क्वालिटी क्या है, ये ब्रीडिंग करेगा। लोगों ने एक साल, एक गरीब बंदा 1 साल उसने बर्ड रखे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, वो क्या होता है बदन हो के मार्केट से चला जाता है। मेरा डॉक्टर साहब से खास तौर पे सवाल है कि वो इस बारे में कि लोगों के अंदर जो है अच्छे बर्ड्स की पहचान किस तरह से, मार्केट में धोखा बहुत है। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम नहीं तो अगर वीकली बेसिस में बात करूँ तो 70 to 75% बर्ड मार्केट में बेकार आता है। सोहेल भाई अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि रिटायर्ड बर्ड। सुने तो एक्सक्यूज मैं आपको इधर ही काटूंगा। आपने किसी मार्केट को धोखेबाज मार्केट से रेफर नहीं करना। आपके साथ मार्केट का नाम नहीं लिया, लालू खेत बोल कर और क्या बचा है। देखिए सोहेल भाई का नाम भी ले लिया आपने, जो कहता है सोहेल भाई अक्सर अपने इंटरव्यू में एक जुमला है रिटायर्ड है बर्ड, मुझे क्लियर करने दें। देखिए कभी भी बात करें किसी जगह को पॉइंट आउट ना करें, धोखा हमारे लालच की वजह से होता है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि लालू खेत मार्केट में होता है। आप कहीं और से लेते हैं, वहाँ से भी हो सकता है। हमने बर्ड को आइडेंटिफाई करना, बाकी इसके ऊपर लाइट जो है तैयब भाई डालेंगे जो आपके सवाल आते हैं, लेकिन काइंडली बहुत लोगों का रोजगार उस मार्केट से मुंसलिक है, उस मार्केट को खराब ना करें। बड़े बड़े यूट्यूब के चैनल खड़े हुए उस मार्केट की नहीं सॉरी की बात है। आइंदा हम सबकी कोशिश रहती है कि हम इट्स कॉल्ड बीइंग पॉजिटिव। मेरे पास 1200 जोड़े हैं, लेकिन मैंने भी लालू खेत में ही बर्ड बेचे और शौक वहीं से शुरू किया है, और आज से नहीं 30 साल 25 साल पहले। तो भाई वो मार्केट को ग्रोन अप है। आपको शऊर, अकल, नॉलेज होनी चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, तब आप अच्छा बर्ड ले सकोगे। वहां से बहुत अच्छे बर्ड निकलते हैं। दुनिया की नायाब म्यूटेशन है जो आज यूरोप ब्रीड करा रहा है, लालू खेत से निकल के वहां पहुंची है। रिंग नेक की कई म्यूटेशन है, फरहान भाई को पता है कि वो वाइल्ड में से वहां आ गई और फिर वो बाहर गई और अब दोबारा जो है ना पाकिस्तान आ गई।
अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे ये बताएं, अगर आपके पास एक पेयर अच्छा ब्रीड कर रहा है तो क्या आप उसको मार्केट में या किसी दूसरे को देंगे? जब आप नहीं देंगे तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपको मार्केट से अच्छा पेयर मिल जाए? मतलब एक पेयर अगर मुझे 4 बच्चे दे रहा है और उसका एक बच्चा 20,000 रुपये का 80,000 रुपये, तो मैं आपको वो 80,000 रुपये का भी क्यों दूँ? क्योंकि मेरे पास उसका एक गलत जो है वो 80,000 रुपये का आ रहा है। अगर मैं उससे 3 गलत दे रहा हूँ तो मैं 2,40,000 रुपये, तो मैं तो उसको 2 लाख का भी नहीं बेचूंगा। अगर मैं उसको 2 लाख का भी बेचूंगा तो मुझे फिर भी 40,000 रुपये का नुकसान है। तो इसका देखें, कोशिश करें आप जब भी बर्ड्स लें कहीं से भी, या तो आप रेडी टू ब्रीड लें अगर आपको तजुर्बा है कि हाँ ये रेडी टू ब्रीड ही है। क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके पास ब्रीडर पेयर होते हैं। अब आप अगर उसको 1 महीने के लिए बड़ी फ्लाइंग में छोड़ देंगे तो आप उसको पहचान नहीं सकते कि ये ब्रीडर पेयर है या रेडी टू ब्रीड है। तो इसका सबसे अच्छा हल ये है कि आपको चाहिए 4 महीने 4.5 महीने वाले जो पट्टे होते हैं आप वो परचेज करें। जब आप वो परचेज करेंगे तो उसके अंदर किसी का भी कोई हाथ नहीं होगा। अल्लाह पाक ने अगर आपको ब्रीड देनी होगी तो वो ब्रीड करेंगे। आप कोई भी मल्टीविटामिन दें या कुछ भी दें, ब्रीड आती है इंसान के नसीब से। तो कोशिश करा करें कि मार्केट वगैरह से, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं मार्केट जाता हूँ और यहाँ से मैं बर्ड परचेज करता हूँ, कोई भी अपना अच्छा बर्ड जो है वो नहीं बेचता। अगर आप मुझसे पूछें, अगर मेरे पास फिशर का भी एक पेयर है तो मैं उसको भी नहीं सेल करूँगा। अगर वो मेरे पास 4 बच्चे निकाल रहा है तो मैं उसको क्यों सेल करूँ? कितने का सेल हो जाएगा? वो आधी कीमत का ही सेल होगा। अगर मैं उसको सपोज मैं उसको 2 गुना कीमत महंगी भी अगर सेल करूँ तो भी मुझे नुकसान है, क्योंकि मैं उससे 3 कलच लूंगा, 4 कलच लूंगा, मुझे उसमें फायदा है। तो कोई भी अपना अच्छा बर्ड जो वो नहीं लेता। जब भी आप बर्ड परचेज करें हमेशा पट्टे चिक्स परचेज करें 4 to 5 मंथ की एज। 100%। हाँ, टाइम ऑन परचेजिंग बता दो। अली भाई बताएंगे, अली भाई किस टाइम पर थोड़ी बाइंग करनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कब बाइंग करनी है कब ब्रीड करनी है। देखिए इस टाइम बाइंग कर रहे हो तो इस टाइम ब्रीडिंग स्टार्ट हो रही है। देखिए होता गया है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जो है ना पट्टे जो है ना मांग रहे हैं। हालांकि अभी जो है चिक्स का टाइम ही नहीं है। अगर अभी आप चिक्स ले लिया आपने, ठीक है, आपका वो पूरा सीजन जो है उसने ब्रीड तो करनी नहीं है, ठीक है। अगर वो 4 महीने का चिक है तो फिर वो आपके पास लास्ट कलच भी नहीं कर सकता। तो आप इस टाइम पे अगर चिक लेंगे तो आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। कोशिश करा करें जब भी आप बर्ड्स में फर्स्ट कलच या सेकंड कलच ये आप लें। जब आप फर्स्ट कलच खरीदेंगे तो जो नेक्स्ट आने वाला सीजन होगा वो उसके फर्स्ट कलच के अंदर ही वो आपको ब्रीड करके देगा, अगर आपके नसीब में होगा और उसकी टाइम पूरा हो गया होगा। मतलब कि 8 से लेके 12 महीने या 14 महीने जो अपने वो पूरे कर चुका होगा।